नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। समृद्धि शास्त्र में आपका स्वागत है। इस शो में आप अक्सर फंड मैनेजर से मिलते हैं, निवेश विशेषज्ञों से मिलते हैं, पर इस बार हमारे साथ एक बड़े विशेष मेहमान हैं जो हमारे इस खास शो में अपने तरीके के पहले मेहमान हैं जिनसे हम यहाँ मुलाकात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ अशोक चंद्रा जी। मैं उनके सामने माइक रखूं और उनसे सवाल पूछना शुरू करूं उससे पहले आपको एक बात बताता हूं। बैंकिंग थोड़ा उबाऊ सा पेशा है, यहाँ रॉक स्टार पैदा नहीं होते, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसने इस ऑर्केस्ट्रा का हर वाद्य बजाया हो, हर इंस्ट्रूमेंट बजाया हो। धूल भरी कस्बाई शाखा के काउंटर से लेकर 10 लाख करोड़ के बैलेंस शीट की कमान तक अशोक चंद्रा जी ने सब किया है। उनकी यात्रा पटना के एक साधारण परिवार से शुरू होकर पीएनबी के एमडी सीईओ के ऑफिस तक आई। वो एक ऐसे बैंक मैनेजर या बैंकर हैं हम कहें जिन्होंने कभी गांव में कुएं खुदवाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाए और आज उसी तजुर्बे के साथ फिनटेक की चुनौती, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का दबाव और ग्लोबल बैंकिंग के तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसलिए बातचीत केवल एक सीईओ से नहीं है, बल्कि एक पुराने पासबुक वाले बैंकिंग सिस्टम और रियल टाइम एपीआई वाले बैंकिंग युग के बीच में जो कोई ब्रिज बनाता है उससे है। और यही टकराव आने वाले समय में भारत की बैंकिंग का अगला दशक और दिशा तय करेगा। अशोक जी, समृद्धि शास्त्र में आपका स्वागत है। हम आपसे सवाल शुरू करें इससे पहले अगर कुछ एक दो वाक्य आप कहना चाहें तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सारे व्यूअर्स को। सिंस मैं पहली बार इस 2026 में मिल रहा हूं तो 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामना सभी लोगों को। और पंजाब नेशनल बैंक, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, देश का एक अग्रणी बैंक है और पिछले 131 साल से देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान हमारे बैंक का रहा है, जिसकी स्थापना स्वतंत्रता सेनानी श्री लाला लाजपत राय ने की हो। तो आप मान सकते हैं कि हमारे बैंक की संस्कृति, हमारे बैंक के जो संस्कार हैं या जो हमारे एथिकल वैल्यूज है बहुत ही स्ट्रांग हैं। और वही कारण है कि बैंक 131 साल से विकास की नई सीमाएं छू रहा है। आई थिंक इस साल भी हमारे बैंक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है जी। और आगे जब हमारी चर्चा होगी आपके साथ तो मैं उन सारी बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए और आपसे बातचीत करने के लिए। सर, हम शुरू करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का इतिहास उतना ही भव्य है, उतना ही गरिमापूर्ण है जितना भारत का इतिहास है। लेकिन हम वापस आते हैं आज डिजिटल फिनटेक की दुनिया में जहां पंजाब नेशनल बैंक खड़ा है। और मेरा पहला सवाल अशोक जी आपसे होगा कि पीएनबी में आज करीब 95% लेन देन डिजिटल हैं। 50 से ज़्यादा फिनटेक पार्टनर्स के साथ आप काम कर रहे हैं और करीब 20% कैपेक्स आप आईटी पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जो नियो बैंक्स हैं, फिनटेक हैं, वो युवा ग्राहकों को अपने बेहतर यूएक्स से, बेहतर ऐप के एक्सपीरियंस से अपनी तरफ खींचते हैं और सरकारी बैंकों के ऐप उतने खूबसूरत, उतने अच्छे नहीं दिखते। इधर रेगुलेटरी बोझ भी है, बैलेंस शीट का रिस्क भी है आपके ऊपर। तो सीधा सवाल ये कि पीएनबी क्या अपने खुद के मजबूत किले बना रहा है या आपने मान लिया है कि आप एक रेगुलेटेड यूटिलिटी बने रहेंगे और ग्राहक और मार्जिन फिनटेक के पास रहेंगे? क्या ऐसी परिस्थिति बैंकिंग उद्योग में बन रही है? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। देखिए, बैंक हमेशा से ट्रांजिशन मोड में रहा है। बैंकिंग सेक्टर एज ए होल मैं बात करूं, केवल पंजाब नेशनल बैंक की बात नहीं है, बाकी सारे बैंकों को वो जर्नी जो है वो पासबुक से लेकर ऑटोमेटेड टेलर मशीन थी, उसके बाद एटीएम्स, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन और आज हम डिजिटल, फिनटेक, एआई, रोबोटिक्स, इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। और मैं अपनी अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं तो ये कोई मजबूरी है ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। कस्टमर कन्वीनियंस और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है उन सारी चीज़ों को यूज़ करके हम कस्टमर सर्विस को कैसे अच्छा बना सकते हैं और अपने प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं डिजिटल इंटरवेंशंस को लाकर, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमारी पूरी डिजिटल जर्नी तय की जाती है। और हमारी डिपेंडेंसी कोई ऐसा नहीं है कि फिनटेक के ऊपर है। यस, फिनटेक हमारे साथ कोलैबोरेशन के रूप में काम करते हैं। हमारा कोई उनके साथ कंपटीशन नहीं है, बिकॉज उनकी एक्सपर्टीज, उनकी जो डोमेन है वो अलग है, हमारा डोमेन बिल्कुल अलग है। बट ये सही है कि आज फिनटेक हम बैंकों के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके और जो भी बेस्ट जो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं
बेस्ट जो सहूलियत दी जा सकती है कस्टमर को, उसके भीतर हम यूटिलाइज कर रहे हैं। और उन सारी चीज़ों को यूज़ करके आज हमारी जो डिजिटल जर्नी है, अगर मैं लाइबिलिटी साइड की पहले बात करूं, तो सेविंग अकाउंट खोलने से लेकर उनकी जो डिजिटल ऑनबोर्डिंग होती है, जो हमारे पीएनबी वन मोबाइल ऐप है, उन सारी चीज़ों का लाभ कस्टमर ले सकते हैं। घर बैठे बड़ा ही सिंपल तरीके से उनका अकाउंट खुल जा सकता है। और पीएनबी वन मोबाइल ऐप के थ्रू जितने भी तरीके के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस वो कर सकते हैं। लेन देन, फंड ट्रांसफर, एफडी बनाना, एफडी के ऊपर लोन लेना, यूपीआई को यूज करना, और जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके अंतर्गत लोन के लिए अप्लाई करना, ये सारी चीजें हमने अपने पीएनबी मोबाइल ऐप में प्रोवाइड की हुई है। करीब 300 से ऊपर हमारे पास उसमें ऑप्शंस हैं, जिसके अंतर्गत वो हमारे कस्टमर जो हैं वो मोबाइल ऐप को यूज करके और बैंकिंग सुविधा या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का लाभ ले सकते हैं। ये हमने आपके से लायबिलिटी साइड की बात की। अगर मैं एसेट साइड की बात करूं, तो आज आप घर बैठे आधे घंटे के भीतर कार लोन का डिजिटली आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको सैंक्शन, डॉक्यूमेंटेशन एंड उसका डिसबर्समेंट डीलर को आरटीजीएस के माध्यम से चला जाएगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप केवल पेमेंट होने के बाद आप डीलर के शोरूम में जाइए और गाड़ी लेकर अपने घर में जाइए। ये सुविधा हम दिए हुए हैं अभी अपने डिजिटल टूल के माध्यम से। आपको पर्सनल लोन चाहिए या एजुकेशन लोन चाहिए, एफडी के अगेंस्ट में लोन चाहिए, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, जीएसटी के अगेंस्ट में लोन लेना हो, इन सारी चीज़ों को हमने अपने डिजिटल टूल के माध्यम से अभी लोगों को अवेल कराया हुआ है। और आज हर एक तीसरा लोन जो बैंक में हो रहा है वो डिजिटल टूल के माध्यम से हो रहा है। और ये सारी हमारी अपनी जर्नी है। हाँ, जरूर कहीं ना कहीं हमने उन फिनटेक को किसी न किसी जर्नी में ऑनबोर्ड किया हुआ है, लेकिन जो हमारा बिजनेस रूल इंजन है, जो हमारी गाइडलाइंस है, उसके अंतर्गत हम अपना काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले पीरियड में आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी लाभ और योजनाओं का लाभ हम डिजिटल के माध्यम से लोगों को देने वाले हैं। सर, ये बात सही है कि फिनटेक से आपका कंपटीशन नहीं है, पर मैं एक दूसरी जगह जहां आपका कंपटीशन है दिखता है। Q3 में आपकी डिपॉजिट ग्रोथ करीब 8.5% रही। आपने कहा कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी। CD रेशियो भी अच्छा है, 72 73 के आसपास है। लेकिन आप अगर गौर से देखें तो प्राइवेट बैंक कासा में PSU बैंक से आगे निकल रहे हैं। इतने बड़े लोन जो आप फंड करने जा रहे हैं, करीब 2 लाख करोड़ के लोन अभी पाइपलाइन में है आपके पास है। गणित सीधा है, डिपॉजिट बढ़ाए बिना ये लोन कैसे फंड होंगे? कहाँ ऐसा होगा जहां आपको लगेगा कि अब आपको मार्केट शेयर गंवाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास पर्याप्त डिपॉजिट्स नहीं है? देखिए, ये स्थिति बिल्कुल नहीं है। ये कंसस डिसीजन हमारा था। आपने भी वही सही बोला कि जो इस क्वार्टर में हमारा जो डिपॉजिट में ग्रोथ दिखा है 8.5% का, वो हमारा कंसस डिसीजन था, क्योंकि CD रेशियो भी हमारा कम था। CD रेशियो को भी बढ़ाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी डिपॉजिट थे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप जब क्रेडिट बढ़ाते हैं तो एक डिपॉजिट ही केवल एस्पेक्ट नहीं होता है, रीफाइनेंसिंग एक अलग टूल होता है। आप मार्केट से बोरो कर सकते हैं, दैट इज अनदर वन टूल। जैसे लास्ट ईयर भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड रेज किया था और उसके थ्रू हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को फंडिंग किया था, तो करीब 10,000 करोड़ हमने लास्ट ईयर भी रेज किया था। तो वो भी एक ऑप्शन हमारे पास है। हमारे पास सरप्लस SLR है, उन SLR के अगेंस्ट में भी बड़ा सस्ते इस पे आप बोरो कर सकते हैं। तो इन सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। और जब हमारी नीम पे स्ट्रेस है तो इन ऑप्शंस के ऊपर ध्यान देना हमें बहुत जरूरी था। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने अपने डिपॉजिट को एक लिमिटेड ग्रोथ तक रखा है, जितनी हमारी जरूरत थी उतना रखा है। बाकी बहुत सारे टूल हैं और ऐसी कोई बैंक के भीतर रिक्वायरमेंट नहीं है कि जिसके कारण हम लोन नहीं कर पाएंगे। हमारा लोन का पाइपलाइन भी बहुत अच्छा है और हम करीब 11% से ऊपर ग्रो भी किए हैं और आगे आने वाले पीरियड में भी हमारी अच्छी ग्रोथ होगी। हमारी CRAR काफ़ी स्ट्रांग है, कैपिटल वाइज हमें कोई चिंता नहीं है। तो बैंक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे, और ये कंसस डिसीजन था बैंक का डिपॉजिट को थोड़ा कम ग्रो करने का।
सर, आपने निम का जिक्र किया और निम ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बैंकर्स को से बात करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप इस इंटरव्यू को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके तमाम स्टॉक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स भी जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उसको देख रहे होंगे। नेट प्रॉफिट करीब 13% बढ़ा, 5100 करोड़ था। फिर भी स्टॉक करीब 5% करेक्ट हो गया मार्केट में, ये हमने देखा, क्योंकि निम का प्रेशर हमें दिखाई देता है। आपने निम की गाइडेंस करीब 2.7 से 2.8 की दी है और कहा है कि अगली छमाही में रिलीफ आएगा। लेकिन एक चीज़ हम अगर देखें बैलेंस शीट में जाके, तो आपके जो कम यील्ड वाले कॉर्पोरेट लोन हैं वो भी बढ़ रहे हैं, तो दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ऐसा लगता है क्या कि भारत के सरकारी बैंक, खासतौर पर पीएनबी, आज का मुनाफा छोड़कर कल का मार्केट शेयर खरीद रहा है, या कोई ऐसा लीवर है कम बैंक के अंदर जो मार्केट नहीं देख पा रहा और इसलिए जब आपके नतीजे आए तो स्टॉक करेक्ट हो गया? देखिए, दो तीन चीजें थी आई थिंक जिसको हमने एक्सप्लेन करने का भी प्रयास किया और लोगों तक पहुंचाया भी। एक हमारे भीतर जो फैक्टर था, चूंकि आप स्टॉक की बात किए, स्टॉक में जो डाउन आपको दिखा है, हमने जो प्रोविजन किया था उसका लोगों को थोड़ा स्पष्टीकरण हमें देना पड़ा। और 1341 करोड़ का हमने प्रोविजन किया था, जिसमें 955 करोड़ जो है प्रोविजन, वो हमने फ्लोटिंग प्रोविजन किया हुआ था, जो कि ऐसा नहीं था कि कोई हमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट थी या कोई किसी तरीके के हमारे पोर्टफोलियो में चैलेंजेस थे। आई थिंक शायद लोगों ने समझा कि कुछ चैलेंजेस है जिसके कारण इस क्वार्टर में बैंक को ज़्यादा प्रोविजन करना पड़ा। ऐसी बात थी नहीं, जिसकी मैंने बहुत ही स्पष्ट इसमें बताया। 955 करोड़ का हमने फ्लोटिंग प्रोविजन रखा है, और जो फ्लोटिंग प्रोविजन आज हमारे यहाँ बढ़कर 1775, करीब 2000 करोड़ का हमारे पास अब फ्लोटिंग प्रोविजन हो गया है। और देखिए, कभी भी हमेशा जब आप एक अच्छी स्थिति में होते हैं तो आपको फ्यूचर की एक प्लानिंग करनी होती है और फ्यूचर को देखकर अपनी स्थिति को डिसाइड करना होता है। और आप सभी जानते हैं कि आगे आने वाले इसमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल 2027 से हमारे ECL भी इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, और उसमें करीब 9 से 10 हज़ार करोड़ की हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो उसमें हमने जो फ्लोटिंग प्रोविजन किया हुआ है, और RBI ने भी अपने ECL गाइडलाइंस में मेंशन किया है कि अगर कोई भी फ्लोटिंग प्रोविजन है तो उसको हम ECL के अंतर्गत तो उसको हम ऑफसेट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही गाइडेड एंड कंसस ये भी हमारा अप्रोच रहा है कि इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग 6000 करोड़ प्लस प्रॉफिट, इसी क्वार्टर में अगर हमारे पास ज़्यादा कुशन है तो उसको हम प्रोवाइड करें। और आप देखें कि हमारा 5100 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, डिस्पाइट निम थोड़ा हमारा कम होने के बावजूद। तो देखिए, एक कारण था निम में आप जो चैलेंजेस देखें, एक तो चैलेंज था दिसंबर क्वार्टर में भी 25 बेसिस पॉइंट का कट हुआ, रेपो रेट में कट हुआ जी। दूसरा है कि 125 बेसिस पॉइंट इस पूरे साल में 2025 में रेपो रेट में कट हुआ, लेकिन पूरे 125 बेसिस पॉइंट हमने अपने डिपॉजिटर्स को पास ऑन नहीं किया। अगर हम पास ऑन कर दिए होते तो शायद अभी हम बहुत अच्छी स्थिति में रहते। लेकिन देखिए, हमारे पास 18 करोड़ प्लस कस्टमर्स है, और हमने ये देखा कि जब बैंक में प्रॉफिटेबिलिटी है, हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप अगर देखें तो 7400 से ऊपर है, करीब करीब 7500 करोड़ इस क्वार्टर में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट टच किए हैं। नेट प्रॉफिट में भी हमारे पास अच्छा कुशन था, नेट प्रॉफिट इतना देने के बाद भी हमारे पास 955 करोड़ का कुशन था। तो हमने देखा कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में डिपॉजिट रेट को हम कोई टच नहीं करेंगे, वी विल मेंटेन जो हमारा डिपॉजिट रेट है वही रहेगा, और इसी कारण थोड़ा उसका इम्पैक्ट हमें नीम पे देखने को मिला है। उसको जब हमने देखा तो फिर जनवरी में थोड़ा हमने 20-25 बेसिस पॉइंट डिफरेंट टाइम डिपॉजिट का जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें हमने थोड़े एडजस्टमेंट किए हैं। और आने वाले पीरियड में हम फिर देखेंगे कि 31 जनवरी को फिर हमारी अल्को की मीटिंग होगी, हम इसको फिर से रिव्यू करेंगे, हमारा इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस कैसा है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कैसा है, एंड उसके ऊपर फिर हम ध्यान देंगे कि आगे हमें क्या करना है। हमें पास बहुत कुशन है अभी डिपॉजिट रेट को कम करने का, क्योंकि 7.25% और 7.75% पे हमारी एक डिपॉजिट स्कीम चल रही थी पिछले मार्च 2025 तक, और हमने अभी तक उसमें करीब 60-65 बेसिस पॉइंट ही अभी तक कट किया है। तो हमारे पास काफ़ी कुशन है डिपॉजिट में, और भी हम नीचे ला सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि हमारा NII और निम आगे कैसा बिहेव कर रहा है, एंड उसके हिसाब से हम फिर आगे कॉल लेंगे।
सर दो चीज़ें आपने संकेत दिए, एक संकेत आपने ईसीएल को लेकर दिया और एक फ्लोटिंग प्रोविजन को दिया। इनको दोनों को मिला के एक सवाल पूछ लेता हूं, जल्दी से जवाब देके फिर हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। ये जो जी 1750 करोड़ का आपने फ्लोटिंग प्रोविजन रखा, ये क्या माइक्रो फाइनेंस और अनसिक्योर्ड लोन के लिए प्रोटेक्शन है फ्यूचर में, क्योंकि वहां आरबीआई भी कह रहा है कि लगातार प्रेशर बढ़ रहा है, क्या उसे कवर करने के लिए? और दूसरा ये कि अगर आप ईसीएल को देखें, करीब 500 करोड़ के आसपास हर क्वार्टर में एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी बैंक को, अगर आप माने कि क्रेडिट कास्ट पे 10 से 15 बेसिस पॉइंट के आसपास का दबाव होगा, तो क्या कैपिटल बेस पर्याप्त है या आगे इक्विटी डाइल्यूशन की जरूरत होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर से आपको स्पष्ट करूं कि ये जो फ्लोटिंग प्रोविजन है ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए नहीं है। किसी भी ऐसे सेक्टर में हमारे पास कोई स्ट्रेस नहीं है। अगर आप हमारा Q1 का स्लिपेजेस देखें, Q2 का स्लिपेजेस देखें और Q3 का स्लिपेजेस देखें, तीनों क्वार्टर में हमारी जो क्वार्टर टू क्वार्टर स्लिपेजेस है 1800-1900 करोड़ है। एंड हमने जो गाइडलाइंस दिया है कि बिलो 1% हमारी स्लिपेजेस रहेगी, उससे काफी काफी कम है। पूरे साल का अगर हम स्लिपेजेस एनुअलाइज करके देखें तो अभी भी हमारी 9 महीने की जो स्लिपेजेस है वो 0.57% है। तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें कोई हमें स्ट्रेस दिख रहा है, कोई तनाव दिख रहा है, जिसके कारण हम ये फ्लोटिंग प्रोविजन कर रहे हैं। फ्लोटिंग प्रोविजन रखने का केवल एक ही मकसद था कि हमारे पास काफी कुशन थे, प्रॉफिटेबिलिटी हमारी अच्छी थी, तो हमने सोचा कि एक इसको सेटिसाइड करके रखते हैं। ईसीएल में जब हम इंप्लीमेंट करेंगे, दैट टू इन स्टेज 1 में हमें ईसीएल इंप्लीमेंटेशन में कोई चैलेंज नहीं है, स्टेज 3 में भी कोई चैलेंज नहीं है। स्टेज 2 में जो प्रोविजन का उन्होंने ड्राफ्ट गाइडलाइंस में जो आया हुआ है 5% के प्रोविजन रखने की बात है, और उसी के कारण जो इम्पैक्ट हमारे पास आ रहा है 9 से 10 हजार करोड़, और आपने सही बोला कि 500 करोड़ करीब क्वार्टरली आएगा, उसको ध्यान में रख के हमने अभी से उसकी प्रोविजन कर दी है। तो इससे क्या होगा कि 27-28-28-29 फाइनेंशियल ईयर में बैंक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में रहेगा। जब काफी चैलेंजेस रहेंगे सिस्टम में बैंकों के में, तो आई थिंक पंजाब नेशनल बैंक ईसीएल इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे रहेगा। दूसरी बात, कैपिटल रेजिंग की अभी हमारे पास इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमने शुरू में फाइनेंशियल ईयर के शुरू में 4081 बॉन्ड के लिए परमिशन लिया था और 4000 टायर 2 के लिए परमिशन लिया था 4000 करोड़ के लिए, लेकिन हमें किसी भी तरीके की कैपिटल रेज करने की इस फाइनेंशियल ईयर में जरूरत नहीं पड़ी है, और इस क्वार्टर में भी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब कि 25-26 फाइनेंशियल ईयर में हमें कोई कैपिटल रेजिंग की जरूरत नहीं है, और बिना उसके हम करीब 17% के CRAR पे हैं, और जहां पे CET1 वो भी हमारा 14% से ऊपर है। तो बैंक काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे है कैपिटल के नजरिए से भी देखें तो आई थिंक सारे पैरामीटर में बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में बैंक है। सर CET1 निश्चित तौर पे अच्छा है से, और ये कंफर्ट की बात है पीएनबी के लिए। एक और सवाल मेरा ये कि एसएचजी लेंडिंग, एग्रीकल्चर लेंडिंग 30 से 40% एसएचजी लेंडिंग आपकी बढ़ी है, सरकारी स्कीम्स पे, एमएसएमई पे फोकस है, लेकिन अब एक बड़ी दुविधा सी बाजार में दिख रही है कि प्रायोरिटी सेक्टर मजबूरी है या क्या पीएनबी ने इसमें कोई कमाई का मॉडल निकाल लिया है? क्या इसमें रिटर्न्स आना शुरू हुए? क्योंकि इससे क्या होता है, क्रॉस सेल्स बढ़ती है, डिपॉजिट टिकाऊ होते हैं, आरओई बेहतर होते हैं, या फायदा कितना है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से बैंकों को? देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग केवल एक बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है कि प्रायोरिटी सेक्टर हमें टारगेट अचीव करना है। बैंक के ग्रोथ के एंगल से अगर आप देखें, प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से देखें एंड सस्टेनेबिलिटी के एंगल से देखें, तो ये एक बड़ा ही कंफर्टेबल पोजीशन रहता है बैंक के लिए। आज एमएसएमई के भीतर जो हम एक रुझान देख रहे हैं और बैंकों का इंटरेस्ट देख रहे हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि एमएसएमई सेक्टर अभी तक बैंकिंग चैनल से काफ़ी बाहर थे, और करीब जो रफ एस्टिमेट किया हुआ है उसके हिसाब से करीब 26 से 27 लाख करोड़ का एमएसएमई के भीतर गैप है। अब उस गैप को अगर पूरा करना है तो पंजाब नेशनल बैंक एक रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो देश का एक अग्रणी बैंक है, सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि जो रिक्वायरमेंट है देश के विकास के लिए, और जो ऐसा कोई सेक्टर जहां पे इतनी रिक्वायरमेंट है तो वहां हमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। उसमें हमारे पास ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ चैलेंजेस हैं, रादर अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है, और इसी कारण आप अगर हमारा इस साल का परफॉर्मेंस देखें एमएसएमई के भीतर, तो करीब 19% का हमारा YOY ग्रोथ रहा है एमएसएमई सेक्टर के भीतर। सेल्फ हेल्प ग्रुप अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और मैं अगर एनपीए की बात करूं तो लोएस्ट एनपीए सारे सेक्टर को मिला दिया जाए तो लोएस्ट एनपीए सेल्फ हेल्प ग्रुप में होता है। तो और महिलाओं को आप एक प्रोत्साहित करते हैं,
उनके हैंड को स्ट्रेंथ देते हैं, और एक समाज में एक जो आप पूरी बदलाव ला सकते हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर हमने काफ़ी फोकस किया है, और इसको हम और काफ़ी आगे ले जाने वाले हैं। ये कोई हमारी मजबूरी नहीं है या कोई गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है जिसके कारण हमें करना पड़ा है। हमारे अपने बैंक के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर हम इन चीज़ों को, और एक रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण इन चीज़ों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे गोल्ड लोन पर, इसके बाद अपने रैपिड फायर की तरफ चलेंगे। गोल्ड लोन मार्केट 15 लाख करोड़ का हो गया है। आपके एग्री लोन करीब 50% के आसपास बढ़े, 13 लाख करोड़ के आसपास हो गए। गोल्ड लोन में कहां खड़ा है पीएनबी? इस बाजार में गोल्ड लोन में क्या स्थिति है? गोल्ड लोन में अभी तक हम बहुत एग्रेसिव नहीं थे, लेकिन इस साल जब आरबीआई की जो गाइडलाइंस आ गई और बड़ा क्लियर रोड मैप मिल गया आरबीआई की तरफ से, तो इस साल हमने कुछ उसमें सारे ब्रांचेस को एक्टिवेट किया है, और इसी कारण इस साल आप जो ग्रोथ देख रहे हैं, करीब 30 से 35% का हमारा ग्रोथ हो रहा है एग्री गोल्ड लोन में। बाकी गोल्ड लोन में भी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, और ये पूरी तरह सिक्योर्ड है। अच्छा यील्ड भी इसमें आता है, किसी भी तरीके के रिस्क नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम अपने गोल्ड लोन पोर्टफोलियो को बढ़ा रहे हैं। हालांकि हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी कम है, अगर हमारे लीडिंग जो कुछ पीयर बैंक्स हैं गोल्ड लोन में, उनके कंपेरिजन में हम काफ़ी कम हैं। अभी 22,000 करोड़ का हमारा टोटल पोर्टफोलियो है एग्री और रिटेल को मिलाकर, लेकिन इस दिशा में हम काफ़ी आगे काम करेंगे। अब हम आ गए सर आप आखिरी रैपिड फायर राउंड पर। एक लाइन में आपसे जवाब चाहिए, हल्के फुल्के जवाब, आपकी अपनी जिंदगी के बारे में, लोगों के बारे में। बैंकिंग के तो गंभीर चर्चाएं हो गई। 5 छोटे छोटे सवाल। पटना में आपने यूपीएससी की तैयारी की, फिर बैंकिंग का एग्जाम दिया, पहली बार में बैंकिंग क्लियर किया। अगर वो एग्जाम नहीं निकलता तो फिर आप क्या किसी मंत्रालय में होते? पैरेलल यूनिवर्स में आप क्या सोचते हैं कहाँ होते? देखिए, ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। बैंकिंग में नहीं होते तो शायद कोई ना कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी तो मिलती ही। जब हम बैंक की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो ये तो जरूर है कि कहीं ना कहीं कोई सर्विस सेक्टर में ही रहते। अब कहाँ रहते ये तो बताना बड़ा मुश्किल है। तो अभी तो हम अच्छी पोजीशन पे हैं, और समाज की सेवा, देश की सेवा में हम अपना पूरा ध्यान लगाए हुए हैं। सर 2000 में आपकी गांव में पोस्टिंग थी, आपने कुएं, साक्षरता, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, एक गांव ने आपको अपना बेटा मान लिया, ऐसा बताते हैं लोग। आज 10 लाख करोड़ के बैंक का नेतृत्व है। तो कौन सा टर्म ज़्यादा संतोष देता है? चेयरमैन के तौर पर दफ्तर के ऑफिस में बैठना, या ये वो वाला टर्म जब आप गाँव में मौजूद थे? कहाँ से आपको ज़्यादा संतोष मिला? देखिए, फील्ड की जो पोस्टिंग होती है वो आपको आपको ग्राउंड रियलिटी से जोड़ती है, और यही कारण है कि आज भी जब मैं एमडी एंड सीईओ के रूप में पीएनबी में हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करते हैं कि अपने केबिन से निकलें और लोगों के बीच जाएं। कितनी तरीके की आउटरीच एक्टिविटी हमने शुरू की है, रिटेल आउटरीच, हाउसिंग एक्सपो, एमएसएमई एक्सपो, सेल्फ हेल्प ग्रुप की वर्कशॉप पूरे कंट्री में हम लोगों ने करीब 4-5 हर एक क्वार्टर में हम लोग करवा रहे हैं, और 200 जगह से ज़्यादा हर एक कंट्री में होता है इस तरीके के सारे एक्सपोज एंड रीच आउट। और उसमें मैं ही नहीं, हमारे बैंक के सारे ईडीज, सारे सीजीएम, जीएम, डीजीएम तक सारे लोग फील्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो काफ़ी एक्टिविटी पंजाब नेशनल बैंक के भीतर आने के बाद हमने फील्ड की तरफ बढ़ाई है, बिकॉज हमने देखा है कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपको रियल फील पैदा होता है, फील जानते हैं, और लोगों की रिक्वायरमेंट, कनेक्ट विद द कस्टमर, कनेक्ट विद द एम्प्लॉइज, वो भी बहुत जरूरी होता है। तो मेरी 22 जोन्स हैं, और पूरे 22 जोन्स में मैंने विजिट कर लिया है। सारी जगह हमने कस्टमर मीट की, एमएसएमई मीट किया, और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सबसे था कि हम सभी जगह टाउन हॉल मीटिंग हमने अपने स्टाफ के साथ किया, और करीब 3-4 घंटे हमारी टाउन हॉल मीटिंग चलती है, जिसमें हम कस्टमर का, एम्प्लॉय का फीडबैक लेते हैं, और उसके ऊपर हेड ऑफिस में काम होता है। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यस, जो आपने गुजरात के गांव जीनाज की चर्चा की, वो एक बड़ा सुखद अनुभव रहा है। और कोई भी मेरे से पूछता है कि बेस्ट पीरियड ऑफ योर प्रोफेशनल जर्नी, तो बेस्ट पीरियड आज भी मेरा वो गांव की जो 2 साल की जो जर्नी है वही है मेरा। सर आखिरी सवाल, आप बिहार में जन्म हुआ, दुबई और लंदन का अनुभव है आपके पास, इंटरनेशनल बैंकिंग में पीएनबी को एस्टेब्लिश करने का, पूरे भारत में शाखाएं हैं। रिटायरमेंट के बाद विदेश में बसना चाहेंगे या भारत में ही? नहीं, कभी, ये सब तो एक प्रोफेशनल मौका था जिसके अंतर्गत दुबई जाने का हुआ। लंदन में मैंने काम नहीं किया, दुबई में काम किया, और बिल्कुल एक मौका था जिसके कारण हम वहाँ गए। लेकिन काम तो सारा, और हमारी जो अपनी भारत मातृभूमि है, तो काम तो सारा यहीं करना है, आगे भी यहीं पे काम करेंगे।
धन्यवाद अशोक जी, बोनस से अमर उजाला से बात करने के लिए और विस्तार से हमारे सवालों के जवाब देने के लिए, बड़ी बेबाकी से, बहुत स्पष्टता के साथ। समृद्धि शास्त्र में आज इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे थैंक यू। अगले संस्करण में किसी एक विशेषज्ञ के साथ। आप सबका बहुत बहुत आभार।